एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। इससे पहले मैंने पूरा चतुर्भुज पढ़ा दिया आपको। एक वीडियो में आयत पढ़ाया है, फिर वर्ग पढ़ाया है, फिर समचतुर्भुज पढ़ाया है, समांतर चतुर्भुज पढ़ाया है, समलंब चतुर्भुज पढ़ाया है। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? त्रिभुज की। इसमें हम सारे नियम जानेंगे, त्रिभुज के प्रकार जानेंगे और फॉर्मूले जानेंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है तथा किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। आपको ये सारी परिभाषा, कॉन्सेप्ट जो हैं, सब कुछ याद करना है और ध्यान से समझना है। अब हम जानते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो नंबर 1 हम बात करते हैं कि न्यून कोण होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा जान लो कि जिन कोणों का योग या जिन कोणों का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है, या हम कहें कि ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है। दूसरे की बात करते हैं। अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं किस तरीके का होता है। जैसे हमने O1 बिंदु मान लिया जिससे दो रेखाएं खींची A और B। ठीक है, तो ये जो कोण बना थीटा, ये न्यून कोण है। ठीक है, अब ऐसे लिख सकते हैं हम कि 0 से बड़ा थीटा और थीटा से बड़ा 90, क्योंकि 0 से 90 के बीच होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं हम समकोण त्रिभुज की। ठीक है, ये उसका डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा बन गया। अब देखो, हमने कहा कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इसमें रहती है कंडीशन कि 90 से बड़ा होता है थीटा और थीटा से बड़ा होता है 180। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये अधिक कोण की कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ तो थीटा कितना होता है? तो थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, अगला बात करते हैं अधिक कोण की।
तो देखो इसका डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ थीटा बन गया। तो हम परिभाषा क्या कहेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, अधिक का होता है, ठीक है। अब इसकी कंडीशन जो अभी गलती हो गई थी वो इसकी कंडीशन होती है कि थीटा से बड़ा होगा 90 और 90 से बड़ा होगा 180, ठीक है। कभी कभी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो उसको माइंड नहीं करना है ना, ठीक है। ये हमने जान लिए। अब ये तो हमने उनकी परिभाषा जान ली, लेकिन कंडीशन आपसे पूछी जाएगी तो ध्यान रखना है अब यहाँ पर छोटे से शब्दों में कि अभी हमने क्या पढ़ा है, न्यून कोण, फिर हमने पढ़ा है समकोण और फिर हमने पढ़ा है अधिक कोण, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी हल करवाऊंगा, उस कंडीशन पे ध्यान से रखना है। अब ध्यान रखना है कि जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ध्यान से अभी मैं लिख रहा हूँ, पहले सुनो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आपसे पूछा जाएगा, तीन भुजाएं दी रखेंगी कि इन तीन भुजाओं से कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो अब आपको उसको याद रखने की ट्रिक समझ लो। आपको कहना है कि सी न्यून है, आपको क्या कहना है कि सी छोटा है, मतलब सी न्यून है, तो कौन सा बनेगा, न्यून कोण। चिन्ह बाद में लगाने हैं आपको कि क्या संख्या आई, सी न्यून है तो क्या बनेगा, न्यून कोण। सी सम है, हमें सिर्फ सी से ही याद करना है कि सी सम है, मतलब बराबर है। जब ये दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तब सी के बराबर आ जाए तो वो क्या बनेगा, समकोण। आपको फिर कहना है, बोले सी अधिक है तो कौन सा बनेगा, अधिक कोण, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जान लो इस कंडीशन पे, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसने बोला कि त्रिभुज ज्ञात कीजिए, त्रिभुज ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 3, 4, 5 हो, ठीक है। अब हमने सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था कि जैसे आपको ए का वर्ग करना है प्लस बी का वर्ग करना है, सी का वर्ग करना है, पर चिन्ह नहीं लगाना है। तो हमने 3 का वर्ग कर दिया, प्लस 4 का वर्ग कर दिया, 5 का वर्ग कर दिया। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 5 का वर्ग कितना है, 25। ये आया 25 और ये आया 25। अब ये क्या आ गए, बराबर, तो ये बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो मैंने बताया था कि सी सम है, मतलब ये कौन सा बनेगा इनसे, समकोण त्रिभुज। समझ गए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ज्ञात करना रहता है। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि भुजा 2, 3, 4 से कौन सा त्रिभुज बनेगा। मैंने क्या सिखाया था कि आपको सबसे पहले ए का वर्ग करना है, फिर बी का वर्ग करना है, फिर सी का वर्ग करना है, चिन्ह यहाँ नहीं लगाना है। तो 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग कर देंगे 9 हो जाएगा, और 4 का वर्ग कर देंगे 16 हो जाएगा। ये हुआ 13 और ये हुआ 16। सी अधिक है, क्या बोला आपने कि सी अधिक है, मतलब कौन सा बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। ध्यान से इसी तरीके से समझते चलो, सारे टॉपिक क्लियर। ये हमारा 27-28 नंबर का टॉपिक चल रहा है, मतलब लगभग गणित कंप्लीट पढ़ा दिया है। आप ध्यान से जाओ प्लेलिस्ट में और सारे टॉपिक निपटाओ, ठीक है। अब बोला है कि 4, 5, 6 से कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग और 6 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और ये 25 और 16 हो जाएंगे 41, और ये 36। अब आपने कहा कि सी न्यून है, मतलब सी छोटा है, तो मतलब ये कौन सा बना, न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अगला जानते हैं हम त्रिभुज बनाने के नियम। तो 2 कंडीशन होती हैं जो आपको याद रखना है कि नंबर 1, त्रिभुज की, जैसे हमने ये त्रिभुज बना लिया और ये सी भुजा जो है इसको हमने बड़ी मान लिया और ए को हमने छोटी मान लिया, ठीक है, बची बी। सी को हमने क्या माना है, बड़ी, और ए को छोटी माना है, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा छोटी होती है अन्य दो भुजाओं के योग से, ठीक है। मतलब a प्लस बी बड़ा होगा c से, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बड़ी होती है अन्य दो भुजाओं के अंतर से, ठीक है। तो क्या रहेगा कि ए बड़ा रहेगा c माइनस बी से। ये दो कंडीशन रहती हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था कि जो 3, 4, 5 से हमने अभी समकोण त्रिभुज बना था, तो देखो ये हमने लिख दिया c तो बड़ी भुजा 5 हो गई और ये 3 और 4 हो गई। अभी क्या बताया है कि बड़ी भुजा छोटी होती है अन्य दो के योग से। तो देखो 3 और 4 का योग कितना हो गया 7, और 7 से छोटा है 5, ठीक है। अभी दूसरी कंडीशन कहा है कि छोटी भुजा बड़ी होती है। देखो छोटी भुजा बड़ी होती है अन्य दो के अंतर से, तो 5 माइनस 4 बड़ा है 1 से। ये दोनों कंडीशन लग गई तभी वो त्रिभुज बना। आपको ध्यान रखना है जब ये दोनों कंडीशन लगेंगी तभी त्रिभुज बनता है, ठीक है। अगला देखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखो इस तरीका विषम बाहु जिसकी भुजाएं अलग अलग रहती हैं, ये हो गया, ये बी हो गया, सी, एक ऐसा त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज। तो अब परिभाषा क्या रहेगी कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब एस कैसे निकलेगा, जहाँ एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, और एस को कहते हैं हम अर्ध परिमाप। एस को क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। तो नंबर अगला पे हमें उसका परिमाप जानना है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, ये भुजाओं को तीनों को जोड़ देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इसका क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक है। अगला देखते हैं समबाहु त्रिभुज। ये उसकी आकृति बना दी, उसकी ये तीनों भुजाएं ये बराबर हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या रहेगी कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हों तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। ये हमने परिभाषा जान ली। अब इसका जैसे ये भुजाएं समान लंबाई की है तो ए हो गया, तो इसका परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है 3a। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट में 3/4 ए स्क्वायर की जगह पर हम बोल सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं माध्यिका का स्क्वायर, ठीक है। ये सिर्फ हमें √3/4 तो हमें लेना ही लेना है, ये ऐसे इस पे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर या माध्यिका का स्क्वायर, ठीक है। अगला हमें ध्यान रखना है एक कि समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर क्या होता है, तो 2/√3 इंटू लंबों का योग, ठीक है। अगला ध्यान रखना है हमें कि इसके एक तो अंदर वृत्त बनता है इस तरीके से, और एक ऐसे बाहर वृत्त बनता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है
कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर होता है a/2√3। ठीक है। अगला बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है कैपिटल R बराबर अपन मान लेते हैं a/√3। अगला हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। इसकी आकृति जान लेते हैं, किस तरीके का ये समकोण त्रिभुज होता है। ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो परिभाषा जान लेते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है। अब देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण, और कर्ण के सामने की भुजा हो गई लंब, तो ये बचा हुआ आधार। ठीक है। अब इसके परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, तो परिमाप हो जाएगा ये लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है। ऊंचाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लंब। ठीक है। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय यही लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या रहता है, ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है। अब हमें कुछ संख्याएं याद रखना है, जिनसे कि डायरेक्ट देख से ही हमें ये पता चल जाए कि समकोण बनता है। आपको ध्यान रखना है कि 3 4 5 यहाँ बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये जो बड़ी भुजा रहती है वो क्या रहती है, कर्ण। ठीक है। तो 3 4 5 से समकोण बनता है, 5 12 13 से बनता है। इनको याद रख लेना, आपको बहुत कम समय में क्वेश्चन हल करने में मदद मिलेगी। 5 12 13 से समकोण बनता है, 7 24 25 से बनता है, 8 15 17 से बनता है, 9 40 41 से बनता है। ठीक है। 11 60 61 से बनता है, और एक 20 21 29 से बनता है। ठीक है। अगला हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमने आकृति बना दी और इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है। तो इसको ए मान लिया, ये ए मान लिया, ये बी हो गया। तो अभी हमने क्या कहा कि जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं तथा दो कोण समान होते हैं, दो कोण समान होते। ठीक है। अब परिमाप क्या रहेगा, a प्लस बी। ठीक है। और अर्ध परिमाप s बराबर क्या रहेगा, a प्लस बी बटे 2। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि अंडर रूट के अंदर s माइनस ए और s माइनस बी। ठीक है। अब देखो अगला क्या है, समद्विबाहु समकोण। ठीक है। तो अब हमने आकृति जान ली कि समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर करनी है, और एक कोण कितने का, समकोण मतलब 90 डिग्री का बनना है। ठीक है। अब देखो यहाँ से इसके फॉर्मूले बना लेते हैं। तो जैसे ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है। लंब और आधार तो क्या है, बराबर। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है। अब देखो या तो मैं लंब की जगह आधार लिख सकता हूँ या आधार की जगह लंब लिख सकता हूँ। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार की जगह पर भी मैंने क्या लिख दिया, लंब, तो लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 2 लंब का वर्ग। ठीक है। 2 बटे में पहुँच जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बाई 2 बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग। तो एक फॉर्मूला ये मिल गया। अगर लंब नहीं रखता, मैं आधार रखता, तो आधार के वर्ग बराबर आ जाता है। तो ध्यान रखना है कि कर्ण का वर्ग बाई 2 बराबर होता है लंब का वर्ग या आधार का वर्ग। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणित लंब। ठीक है। अब देखो मैं लंब की जगह पर आधार लिख लेता हूँ। तो 1/2 आधार
गुणित आधार। ठीक है, तो क्या बना फॉर्मूला कि आधार का स्क्वायर बाई 2 बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो इतने आधार के स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बाई 2। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखो मैं आधार की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बाई 2। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बाई 2/2। तो ये 2 यहाँ पहुँच जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये बन गया। अब अगर आधार की जगह हम लंब चेंज करते तो अब क्षेत्रफल के 3 फॉर्मूले बन जाएंगे कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंब का स्क्वायर बाई 2 या आधार का स्क्वायर बाई 2 या कर्ण का स्क्वायर बाई 4। और ये आपको फॉर्मूले याद रखना है। और अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा और आगे मैं जो चतुर्भुज के वीडियो पढ़ाया हूँ वो अगर आपने ध्यान से देखे और फॉर्मूले याद किए हैं तो कल की क्लास में जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो आपसे आराम से बनने लग जाएंगे और सब समझ आएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों तक लिंक शेयर किया करो। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, धन्यवाद।